हेलो गाइस, माई सेल्फ लोकेश और आज अपन क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे थर्ड, जो कि चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होगी। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन को नजर आ रहे हैं सबके सब इस वीडियो में मैं कवर कर लूंगा। ठीक है। सो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर द रिएक्शंस ए प्लस बी मिलके अपने पास सी और डी बना रहा है। और इस रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है दे रखी है 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 19 किलो कैलोरी। आपसे पूछा द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई फॉर द रिएक्शंस वुड बी। यानी इस रिएक्शंस के लिए अपन को डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अपन को गिवन क्या है, डेल्टा एच गिवन है, वो कितना है अपने पास 19 किलो कैलोरी। ठीक है। टेम्परेचर कितना गिवन है, वो है 27 डिग्री सेल्सियस। और अपने पास यहाँ पे रिएक्शंस में पूछा है, इस रिएक्शंस के लिए डेल्टा ई अपन से पूछा गया है। ठीक है। तो डेल्टा ई और डेल्टा एच के बीच रिलेशन होता है, डेल्टा ई इजिकल्स टू होता है अपने पास डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है। आपके पास डेल्टा ई आपको कैलकुलेट करना ही है। ठीक है। डेल्टा एच कितना है वो वैल्यू पुट करो 19 किलो कैलोरी में पुट कर लो इसको। ठीक है। माइनस अपने पास डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एन जी होता है अपने पास प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। तो प्रोडक्ट के गैसियस मोल कितने हैं अपने पास, लेकिन यहाँ पे लिख लो डेल्टा एन जी इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास प्रोडक्ट के गैसियस मोल। ठीक है। गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। ठीक है। तो प्रोडक्ट के गैसियस मोल कितने हैं अपने पास 2 + 3 कितना हो गया 5। 5 माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का ए का है 1। ठीक है। 1 + 2 कितना हो गया 3। तो मतलब डेल्टा एन जी चेंजेस कितना आया अपने पास 2। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2। ठीक है। आर की वैल्यू अपन को पता ही होती है वो कितनी है, इसके अंदर दे भी रखी है कितनी है आर की वैल्यू 2 कैलोरी के अंदर 2 कैलोरी है। ठीक है। मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। टी की वैल्यू तो आपको गिवन है अपने पास 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि सेल्सियस में ना रखी किसमें वैल्यू पुट करते हैं अपन केल्विन के अंदर। तो एक काम करो, इसको 27 प्लस 273 से अपन इसको ऐड कर दो। तो कितना आ गया अपने पास 300 केल्विन टेम्परेचर आ गया टी की वैल्यू। ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, डेल्टा एन जी की वैल्यू है अपने पास 2 इंटू अपने पास आर की वैल्यू कितनी है वो भी 2 ही है इंटू टी टेम्परेचर कितना है अपने पास 300 केल्विन। लेकिन ध्यान रखना यहाँ से अपने पास ये जो आएगा वो आएगा कैलोरी के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ले रखा है किलो कैलोरी में, या तो आप एक काम करो यहाँ से किलो कैलोरी को हटा दो, कैलोरी में ले लो। ठीक है दोनों को। या फिर एक काम करो, इसको अगर सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको भी किलो कैलोरी में पुट करने के लिए यहाँ पे इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो आपसे 100 से इसे सॉरी 1000 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है। तो देखिए 19 माइनस आप करोगे 2 × 2 4। 4 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लो। तो कितना आ गया यहाँ पे स्क्वायर, और 2 × 2 4 मतलब 4 × 3। 4 × 3 कितना हो गया 12। 12 डिवाइडेड बाई 10 है तो 1.2 आएगा। तो 19 माइनस 1.2 कितना आ गया देखो 18.8 किलो कैलोरी। ठीक है। ये आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी। सो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंजेस व्हेन 100 milliliter of 1 molar H2SO4 is completely neutralized by 100 ml of 1 molar कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी अपने पास न्यूट्रलाइज के केस में एसिड और बेस रिएक्शन स्टार्ट रखी है। एक तरफ है अपने पास H2SO4। ठीक है। और एक तरफ है अपने पास क्या कैल्शियम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH हॉल ट्वाइस। एक है अपने पास एसिड और एक तरफ है अपने पास बेस, दोनों का आप मिक्स करोगे न्यूट्रलाइजेशन होगा। ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन के केस में ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है, एसिड और बेस का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है इस तरफ भी अपने पास, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पे भी ये
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है अपने पास ये है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। इस केस में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो उस केस के अंदर अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइजेशन होते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो उस केस में हीट रिलीज होती है, वो कितनी आती है अपने पास 13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, ये माइनस में होती है, ये रिलीज होती है, डेल्टा एच की वैल्यू आती है, वो आती है -13.7 किलो कैलोरी। इतनी हीट यहाँ से रिलीज होती है न्यूट्रलाइजेशन केस में। वो भी ध्यान रखना है इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है कि यहाँ पे इस केस में कितनी हीट रिलीज होगी, तो इस केस में आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। तो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप ग्राम इक्विवेलेंट इजिकल टू हो जाएगा अपने पास क्या, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मलिटी कितनी है, अपन को मोलिटी गिवन है, मोलिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, मोलिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, इंटू वी। तो देखिए यहाँ पे अगर एक ही केस में देख लो, एसिड के केस में, एसिड के केस में है अपने पास, देखो मोलिटी तो है 1 और वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा H+O4 के केस में 2 इंटू वॉल्यूम कितना है अपने पास, वो है अपने पास 100 ml। 100 ml को यहाँ पे अपन लीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.1 लीटर। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट इसका 0.2। ठीक है, तो ये आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इसका एसिड का। और ऐसे आप बेस का निकाल लो, क्योंकि दोनों को कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, तो इसके केस में भी ये सेम होगा। यहाँ से निकाल लो, देखो इसके केस में बैलेंसिंग फैक्टर कितना होगा 2। ठीक है, और अपने पास वॉल्यूम इतना ही है, सेम है, और मोलिटी सेम है, तो इसका भी अपने पास ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेस के केस में, वो भी आएगा 0.2। ठीक है, यानी अपने पास 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट इसका एसिड का और 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का, दोनों का न्यूट्रलाइजेशन होगा तो कितनी हीट रिलीज होगी। इधर देखो अपने पास अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो उसके केस में कितनी एनर्जी चाहिए अपन को, -13.7 किलो कैलोरी, इतनी हीट यहाँ से रिलीज होगी। तो 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितनी हीट रिलीज होगी, -13.7 इंटू 0.2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, कितना आ गया 2 से 0.2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 774 प्लस 6 एक 60 और 2 एक कितना हो जाएगा, 2 एक 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। ठीक है, यानी कि 0.1 छोड़ के, यानी कि ये अपने पास आ गया 2.74 किलो कैलोरी माइनस में। तो ऑप्शन चेक करो, 2.74 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5 mole of an ideal gas at 27 degrees Celsius expand isothermally and reversibly from volume 6 liter to 60 liter. The work done in kilojoule. ओके, देखो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, एक तो है अपने पास आइसोथर्मली, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस है और कौन सा है रिवर्सिबल। इस केस के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ठीक है, वर्क डन बराबर होता है अपने पास -2.303 nRT log base 10 V final डिवाइडेड बाई V इनिशियल। ठीक है, इस केस में आपके पास यहाँ पे पूरी वैल्यू गिवन है, देखो n की वैल्यू गिवन है, कितना है नंबर ऑफ मोल्स, n इज टू है अपने पास 5, और r की वैल्यू तो अपन को पता ही है। यहाँ पे अगर आप जूल्स में लोगे तो जूल्स के लिए कितना होगा 8.314 जूल मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ठीक है, और अपने पास यहाँ पे किसकी वैल्यू रिक्वायरमेंट है, एक तो है अपने पास V फाइनल और V इनिशियल। तो V इनिशियल कितना है अपने पास 6 लीटर और V फाइनल अपने पास कितना है 60 लीटर।
ठीक है। तो वैल्यू पुट करो और एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। जो टेम्परेचर कितना है अपने पास 27 डिग्री सेल्सियस। तो टी कितना हो जाएगा अपने पास 27 प्लस 273 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा वही 300 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, देखो -2.303 एन की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 5 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8.314 इंटू टी टेम्परेचर कितना है अपने पास 300 केल्विन लॉग वी फाइनल लॉग बेस 10 वी फाइनल कितना है वी फाइनल है अपने पास 60 डिवाइडेड बाई वी इनिशियल है 6। तो ये कितना आ गया 10 और लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है। तो इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट करोगे तो कितना आएगा यहाँ से समथिंग आ जाएगा अपने पास 28.72 के समथिंग आएगा, जो कि अपने पास ये जो आएगा यहाँ से ये आएगा अपने पास किलो जूल के अंदर। यानी कि यहाँ से आप सॉर्ट आउट करोगे तो ये आएगा जूल के अंदर, जूल को फिर किस में कन्वर्ट कर लेना किलो जूल के अंदर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी when 1 mole of gas expand isothermally and reversibly for a initial volume 1 liter to final 10 liter at 27 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे अपन को एंट्रोपी चेंजेस पूछ लिया, डेल्टा एच की वैल्यू अपन से पूछी गई है। देखो डेल्टा एच की वैल्यू अपन को पूछी गई है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच बराबर होता है अपने पास 2.303 NCV log base 10 T final divided by T initial plus 2.303 NR log base 10 ये आता है V final डिवाइडेड बाई V इनिशियल। ये होता है एक फॉर्मूला। आप इसी फॉर्मूले से 2-3 फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आइसोथर्मली बोला है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट टी फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा टी इनिशियल। तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे 1 आएगा। लॉग बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, मतलब ये वाला फिगर पूरा कितना हो जाएगा 0। और इसका मतलब अब अपने पास आ गया एक नया फॉर्मूला, डेल्टा एस इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, इधर कर लो इसको नीचे ले लो, डेल्टा एस इक्वल टू हो गया अपने पास 2.303 NR log base 10 V final डिवाइडेड बाई V इनिशियल। ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, देखिए वैल्यू अपने पास क्या क्या है इधर देखो, अपने पास n की वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और V फाइनल तो है अपने पास 10 लीटर, और V इनिशियल है अपने पास कितना 1 लीटर, और T टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन टेम्परेचर। तो वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 2.303 एन की वैल्यू कितनी है 1 इंटू आर की वैल्यू कितनी लेनी है आपको। देखिए आर की वैल्यू आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर डेल्टा एस की वैल्यू अपन को अगर जूल में रख रखी है, देख लो वो इसमें जूल में है, तो इसकी जूल वाली यूनिट ले लो आर की। तो ये होगी 8.314 इंटू लॉग बेस 10 वी फाइनल कितना है, वी फाइनल कितना था अभी अपने पास 10 लीटर। ठीक है। और वी इनिशियल कितना है 1 लीटर। तो ये कितना आ गया 10, तो लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसको आप सॉर्ट आउट करोगे कितना आएगा 2.3 इंटू कर लो 8.3, तो कितना आएगा ये ओवरऑल अपने पास आंसर, ओवरऑल आंसर आएगा अपने पास 19.20 जूल केल्विन इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फॉर ए रिएक्शंस, अपने पास ये जो रिएक्शंस है इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है और टी टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। यहाँ से अपन से पूछा है प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नॉन फिजिबल होगी या फिर ये इक्विलिब्रियम पे अटेंड करेगी। देखो इसको अपन कैसे सॉर्ट आउट करोगे, आपको पता है कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी अगर अपने पास डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल होगी। ठीक है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू यहां से अपने पास पॉजिटिव आती है तो नॉन फिजिबल होगी। ठीक है, नॉन फिजिबल। अगर यहां से डेल्टा जी की वैल्यू अगर अपने पास 0 आ जाती है तो वो उस केस में अपन पास इस बीम को अटेंड कर लेगा। ठीक है, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा। तो अपने पास डेल्टा एच की वैल्यू है, टी टेम्परेचर की वैल्यू है, डेल्टा एच की वैल्यू है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, नेगेटिव में आया पॉजिटिव में आया। देखिए डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा एच कितना है 40.663 माइनस टी, टी टेम्परेचर कितना है अपने पास यहाँ पे वो है अपने पास वो है अपने पास 353.4 केल्विन इंटू अपने पास डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है वो है 108.8। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है किलो जूल में दे रखी है। ठीक है, तो इसको भी आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो एक काम करो, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये भी किलो जूल में आ जाएगा, तो इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो देखो ऑलमोस्ट, अगर इसको आप देखो 10 टू पावर यहाँ पे अगर ये लगाओगे तो 4.5, तो समथिंग ये आएगा अपने पास। ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो कम आ रही है पॉजिटिव से। ठीक है, तो उसका मतलब डेल्टा जी जो आएगा यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव आएगा ओवरऑल। अपन को तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी नहीं करनी, क्योंकि अपन को ये देखना है कि अगर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो आप इसको निकालोगे तो ओवरऑल पॉजिटिव में आएगा, और अगर पॉजिटिव में आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन जो है वो कौन सी होगी, पॉजिटिव में आएगा तो वो नॉन फिजिबल होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द लीस्ट रैंडम स्टेट ऑफ वाटर सिस्टम इज। देखिए यहाँ पे अपने पास रैंडमनेस पूछी है, रैंडमनेस किसकी ज्यादा होगी या किसकी कम होगी, तो सबसे लीस्ट पूछा है मतलब सबसे कम किसकी होगी। देखो यहाँ पे अपने पास एक में आइस दे रखा है, एक में अपने पास लिक्विड वाटर है, एक इसमें स्ट्रीम है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो दोनों अलग अलग चीजें। आइस के केस में जो वाटर होगा वो सॉलिड फेज में होगा। ठीक है, और लिक्विड के अंदर तो लिक्विड होगा ही, और स्टीम के अंदर वो गैस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली अगर आप बोलो कि सॉलिड और एक है आपके पास लिक्विड और एक है गैस, तो सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते होंगे वाटर के बहुत ही क्लोजली होंगे, पास पास होंगे। ठीक है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा इनका। ठीक है, सॉलिड के अंदर तो, और अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स इनमें कुछ स्पेस होगा कंपेयर टू सॉलिड के। ठीक है, और गैस की अगर अपन बात करें तो उनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे रेंडमनेस सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिल रही है आपको, रेंडमनेस सबसे ज्यादा मैक्सिमम तो गैसीय स्टेट में होगी और मिनिमम किसके अंदर होगी, सॉलिड के अंदर। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ए गैस एक्सपेंड adiabatically at constant pressure such that T directly proportional 1 by under root V के the value of Cp by Cv of the gases will be। देखिए Cp by Cv किसके लिए होता है, Cp by Cv इक्वल टू होता है अपने पास गामा, यानी गामा जो होगा वो किसके बराबर होगा, Cp by Cv के, यानी अपन को गामा निकालना है। देखो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिकली प्रोसेस है, और एडियाबैटिकली प्रोसेस के अंदर ये कुछ रिलेशन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए अगर आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है, उससे पहले एक काम करो, एडियाबैटिकल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम के अंदर क्या रिलेशन होता है,
वो होता है टी वी गामा माइनस वन इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, ये कैसे आया देखो, इसको एक बार थोड़ा सा अगर आपको बताऊंगा, आपको याद होता है कि आइसोथर्मली के लिए पी वी गामा कांस्टेंट ये तो होता है। ठीक है, पीवी गामा कांस्टेंट है। तो अब अगर आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम के अंदर रिलेशन निकालना है तो एक काम करो, यहाँ से प्रेशर की टर्म्स हटा दिए। तो देखो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी अपने पास, यानी आर गैस कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 मान लेंगे तो अपन पी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टी बाई वी के। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, टी बाई वी, और है अपने पास वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से अगर आप इसको v की पावर 1 है तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t v की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये रिलेशन निकल के आया अपने पास एक। और देखो अब ये जो रिलेशन है क्वेश्चन में दे रखा है, इसको इससे रिलेटेड करो आप। यहाँ पे जो दे रखा है वो है अपने पास t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई अंडर रूट वी के। तो यानी इस अंडर रूट को इस तरफ लेके जाओगे तो t अंडर रूट वी, ये हो गया कांस्टेंट। तो आप इसको लिख सकते हो टी वी की पावर हाफ इजिकल टू कांस्टेंट। ठीक है, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, यानी कि यहाँ पे जो 1 बाई हाफ है वो किसके बराबर है, गामा माइनस वन के। तो 1 बाई हाफ जो है अपने पास वो है अपने पास गामा माइनस वन के। तो गामा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1 बाई हाफ प्लस वन हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 0.5 ये प्लस वन ये कितना आ गया 1.5। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। और जो गामा की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू होगी यहाँ पे, वही क्या होगी सीपी बाई सीबी की वैल्यू। इसका मतलब इसका जो आंसर आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन विच कंडीशन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। यानी कि अपने पास ये जो कंडीशंस अपन को ऑप्शन में गिवन है, इस कंडीशन पे बताना है कि जितनी भी ये मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस अपन को देखने को मिलेगी एट ए ऑल टेम्परेचर के ऊपर। तो स्पॉन्टेनियसली कब पॉसिबल हो सकती है, जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से, राइट। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू आपको अगर नेगेटिव जहां पे जिस ऑप्शन में अगर आपको देखने की मिलेगी, इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा एट ऑल टेम्परेचर पे। ठीक है, तो देखिए डेल्टा जी की अगर वैल्यू देखोगे आप तो डेल्टा एच फर्स्ट केस में देखो, डेल्टा एच की वैल्यू है नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एच अपने पास नेगेटिव है माइनस टी टेम्परेचर। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है फर्स्ट ऑप्शन में, वो है पॉजिटिव। तो ये है अपने पास डेल्टा एस पॉजिटिव। तो ओवरऑल कितना आएगा माइनस डेल्टा एस प्लस माइनस माइनस रहेगा, टी डेल्टा एस हो जाएगा। तो डेल्टा जी टू अपने पास क्या आ गया, ये भी नेगेटिव और ये वाला पोर्शन भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। तो ओवरऑल आंसर कितने में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब डेल्टा जी के लिए क्या होगा, नेगेटिव के अंदर होगा। तो ऑप्शन अपना वैसे ही फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन आप ऑप्शन ऐसे ही करके आप ऑप्शन सेकंड को, थर्ड को और फोर्थ को भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो इन केस के अंदर किसी एक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किसी एक की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इस केस में क्या होगा, अपन टेम्परेचर किसी में हाई रखें किसी में लो रखें, तो वहां पे अपन को पास पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर उसका डेल्टा जी पॉजिटिव मिल सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि ऑल कंडीशन पे तो एक ही कंडीशन पे सेम होगा, जब डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव आ जाए, इस मतलब टी डेल्टा एच की वैल्यू भी ओवरऑल नेगेटिव ही रहे। ठीक है, वो अपन को देखना है। तो वो ऑप्शन पॉसिबल है ऑप्शन फर्स्ट के अंदर। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो कि एक के अंदर यानी एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव आएगा, ये दोनों का पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, तो उस केस के अंदर ये स्पॉन्टेनियस देखने को नहीं मिलेगा एट ए ऑल टेम्परेचर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखो पीवी प्लॉट अपन को दे रखा है फॉर टू गैसेस ड्यूरिंग द
एडियाबैटिक प्रोसेस आर गिवन इन दिस फिगर। ठीक है, यानी अपने पास दो प्लॉट है, एक तो ए है एक बी है, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग अपन को दे रखा है कि यहाँ पे कौन सी गैस के लिए होगा। तो देखो अपने पास दो ऑप्शंस हैं, मतलब कहने का मतलब एक तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट के लिए होगा, यानी कि एक तो हो सकता है अपने पास मोनो एटॉमिक गैस हो, या फिर हो सकता है एक अपने पास डाई एटॉमिक गैस हो। ठीक है, डाई एटॉमिक गैस हो, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये मोनोएटॉमिक होता है तो उसके लिए ये जो P वर्सेस जो V के अंदर इनका जो स्लोप आता है वो सेम आता। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन अपने पास दोनों सेम तो नहीं हो सकती, क्योंकि इनका ग्राफ ही अलग अलग है, प्लॉट ही अलग अलग है, यहाँ पे स्लोप अलग अलग आएगा। ठीक है, तो दोनों मोनोएटॉमिक भी नहीं हो सकती, दोनों डायटोमिक भी नहीं हो सकती। इसका मतलब हो सकता है एक मोनोएटॉमिक हो एक डायटोमिक हो। अब ए कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक या डायटोमिक, ये कैसे जज करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को कैसे जज करोगे, आपको पता होता है कि आइसोथर्मल के लिए एडियाबैटिक कंडीशन में, लिख लो पहले, एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है उसके लिए जो स्लोप होता है, उसके लिए जो स्लोप होता है वो होता है, ये बराबर होता है गामा इनटू किसके होता है, ये स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। यानी कि आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है उसका उसका मल्टीप्लाई होता है गामा। मतलब एडियाबैटिक का प्रोसेस का स्लोप तो ज्यादा होता है और गामा के उससे मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो एडियाबैटिक का जो स्लोप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक तरीके से गामा के। यानी कि गामा की जिसकी वैल्यू ज्यादा, अगर गामा की वैल्यू जितनी ज्यादा, इसका मतलब उसका स्लोप जो होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो आप चेक कर सकते हो, गामा इजिकल टू अपने पास आपको पता है क्या होता है, एफ प्लस 2 डिवाइडेड बाई एफ। एफ क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। एफ की वैल्यू मोनोएटॉमिक के केस में कितनी होती है, मोनो एटॉमिक के केस में एफ की वैल्यू कितनी होती है, 3। डायटोमिक के केस में, डायटोमिक के केस में होती है आपके पास एफ की वैल्यू कितनी होती है, 5। तो यानी कि आप वैल्यू पुट करके गामा की वैल्यू निकाल सकते हो इसमें से। तो देखो मोनोटोमिक के लिए तो गामा कितना आएगा, मोनोटोमिक के लिए एफ की वैल्यू है 3, 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया 5/3। और ये आएगा समथिंग, आप इसको काटोगे 1.6 बार जाएगा, यानी कि गामा की वैल्यू कितनी आ रही है 1.6। वो किसके लिए है अपने पास, मोनोएटॉमिक के लिए। ठीक है, और अगर अपन बात करें ऐसे डायटोमिक के लिए, तो गामा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डायटोमिक के इसलिए एफ बराबर कितना होता है 5, तो 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया 7/5। और 7/5 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 1.2 के समथिंग आएगा। यानी कि गामा बराबर 1.2, ये किसके लिए है, डायटोमिक के लिए। ये है अपने पास डायटोमिक गैस के लिए। यानी कि गामा की जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। तो मोनोएटॉमिक की केस में आया 1.6 और डायटोमिक की केस में आया 1.2। तो किसका ज्यादा है, 1.6 वाली वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब मोनोएटॉमिक की केस में यहाँ पे इसका जो है स्लोप वो ज्यादा होगा। देखो स्लोप किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है स्लोप। तो स्लोप बी का ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कौन सी गैस होगी, मोनोएटॉमिक गैस होगी। और जो ए जो वाली जो गैस है वो कौन सी होगी, डायटोमिक गैस, क्योंकि इसका स्लोप कम है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करो। तो एक तो है अपने पास ए है डायटोमिक, तो इसके रेस्पेक्ट अगर देखोगे ए है डायटोमिक O2, और अपने पास हीलियम जो है वो है मोनोएटॉमिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, थर्ड अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, गिवन द फॉलोइंग बॉन्ड एंथैल्पीज। ये है बॉन्ड एंथैल्पीज किसकी, एक तो कार्बन टू हाइड्रोजन की है, कार्बन टू कार्बन सिग्नल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में है बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी, एंड हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी दे रखी है।
और कार्बन और क्लोरीन के बीच की अपन को बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी दे रखी है। आगे पूछा है डिटरमाइन द नेट एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन के लिए अपन को डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। और डेल्टा एच इक्वल टू होता है अपने पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड और डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसमें से आप कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें से अगर आप कैंसिल आउट कर दोगे इसको तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अपन को सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, ठीक है, रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की, तो उसको माइनस करोगे आपको डेल्टा एच यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब देखिए मतलब अपन को एक तो निकालना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट अपने पास क्या है, ये रहा रिएक्टेंट, तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देख लो, कैलकुलेट करो इधर से, क्योंकि अपने पास है अपने पास C2H4, C2H4 को कुछ आप ऐसे लिख सकते हो, इसको अगर खोल के लिखे अपन, इथीन है अपने पास, ठीक है। मतलब इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो कौन सी चाहिए होगी अपने पास, मतलब कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है, इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो कितनी होगी, देखो कितने वाले किससे कितने हैं यहाँ पे टोटल बॉन्ड 1 2 3 4, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है। प्लस अपने पास इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, मतलब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाली एनर्जी, ठीक है। ये तो अपने पास एक ही पेयर है, तो ये हो गया अपने पास C2H4 के केस में, और HCl के केस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CCl HCl सॉरी, ठीक है। ये अपने पास जो ओवरऑल आएगी वो कितनी आएगी, ये अपने पास आएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के केस में आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, ये वाली मतलब कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन वाली ये वाली एनर्जी यहाँ पे पुट कर दो, कितनी है डायरेक्ट 4 इंटू 415, जितनी भी सब एनर्जी किलो जूल के अंदर ही, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर भी अपने किलो जूल में आ जाएगा, इंटू अच्छा प्लस ये अपने पास जो एनर्जी है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाली वो है अपने पास 615, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन और क्लोरीन की वाली जो बीच की बॉन्ड एनर्जी है वो अपने पास 432, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपने पास आ जाएगी कितनी रिएक्टेंट की, ठीक है। ऐसे अपन प्रोडक्ट की निकाल लेना, उसमें से माइनस कर देंगे। देखो प्रोडक्ट की है अपने पास, प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का है, मतलब ये अपने पास प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के अंदर से अगर अपन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर आप निकालोगे प्रोडक्ट की, तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन का बीच वाला बॉन्ड ऐसे कितने हैं यहाँ पे, एक बॉन्ड ये रहा, ऐसे दो बॉन्ड इसके साथ होंगे, तीन ही हो गए, प्लस दो इसके साथ हो गए 5, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड कितने हैं टोटल 5, प्लस देखो अपने पास एक कार्बन और एक Cl का बीच का बॉन्ड है, कार्बन टू Cl का बॉन्ड है, और एक है अपने पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है, कार्बन टू कार्बन। यहाँ पे आप एनर्जीज पुट करो, ठीक है। तो देखो अपने पास है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की एनर्जी है अपने पास कितनी, डायरेक्ट पुट कर लो 415, ठीक है। और कार्बन और क्लोरीन के बीच जो एनर्जी है गिरी वो है अपने पास 328.5, और ये जो है अपने पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड वाली वो है अपने पास 348, तो ये कितनी होगी 348। अगर आप इसको ऐड करोगे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से प्रोडक्ट की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगी, तो प्रोडक्ट माइनस अगर आप रिएक्टेंट कर दोगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना कौन सा आएगा। तो ये हो सकता है अपने पास फर्स्ट ऑप्शन आए या सेकंड ऑप्शन आए, क्योंकि माइनस पॉजिटिव माइनस का ध्यान रखना, हमेशा आपको क्या करना है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फॉर दिस रिएक्शन अपने पास CH4 का जो गैसेस स्टेट में था उसको अपन एटम्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ से अपन में C2H6 के अंदर इसको भी अपन ने कार्बन प्लस हाइड्रोजन एटम्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H दे रखी है x1
और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो दे रखी है वो है x2। फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड एनर्जी अपन को फाइंड आउट करनी है। देखो इस केस में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इस केस के अंदर जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच होता है अपने पास बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कितनी है, वो किसकी, रिएक्टेंट के, तो रिएक्टेंट के केस में तो मेथेन की आ जाएगी, बट प्रोडक्ट के केस में यहाँ पे इनकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी तो कुछ है नहीं क्योंकि खुद ही एटम्स के अंदर कन्वर्ट है, तो इनकी तो ओवरऑल कितनी आएगी, जीरो। मतलब बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी की रिएक्टेंट की कितनी आ गई देखो, मतलब कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो कितने होगा, CH4 मेथेन के अंदर 4, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू अपने पास यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अपने पास डेल्टा एच जो है वो कितना है इस केस के अंदर, x2 सॉरी x1, x1 है अपने पास, इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी कितनी आ जाएगी अपने पास, x1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, आगे देखो सेकंड के लिए जो दे रखा है अपन को डेल्टा एच इक्वल टू दे रखा है कितना, x2। ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए कितनी होगी, वही बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इसके अंदर भी प्रोडक्ट जो है वो लगभग एटम्स के अंदर कन्वर्ट है, तो इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी भी जीरो हो जाएगी प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट है अपने पास C2H6, तो C2H6 कुछ ऐसे हैं, ठीक है, इथेन। और अब इस इथेन के अंदर देखो कितने बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन कैसे कितने 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन टू हाइड्रोजन वाले कितने बॉन्ड है ऐसे 6, प्लस कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डेड वाले कितने हैं 1। ठीक है, और इस जो डेल्टा एच की वैल्यू है इस रिएक्शन के लिए वो तो x2 दे ही रखी है अपन को। ठीक है, 6 कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस है अपने पास कार्बन टू कार्बन वाला बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास कार्बन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड की एनर्जी अपन को दे रखी है x1, अपन ने अभी कैलकुलेट करी है, x1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6, प्लस इसकी एनर्जी अपन को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कार्बन टू कार्बन इक्वल्स टू x2, तो ये जिसका आप कैंसिल आउट करोगे तो 3/2, तो ओवरऑल कितना आ गया ये, मतलब कार्बन टू कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस 3/2, वो कितना आ गया 1.5। ठीक है, और ये आ गया x1। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा देखो, ऑप्शन नंबर x2 माइनस 1.5, तो x2 माइनस 1.5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।